नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कंट्रोल क्लास से यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी पढ़ने वाले हैं 3 अगस्त 2021 की। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से और हम शुरू करने वाले हैं हमारे प्रश्न आज के। आज का अपना पहला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है साइरस पूनावाला। लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक ने हाल ही में घोषणा की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें कोविशील्ड निर्माण करके समाज के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। उनके द्वारा निर्मित किए गए वैक्सीन ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान कई लोगों की जान बचाने में मदद की। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 1983 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, NR नारायण मूर्ति आदि जैसी कई प्रमुख हस्तियों को इस प्रकार का पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अपना दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया गया था? तो इसका उत्तर है 1 अगस्त को। भारत में पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। तो इसकी संक्षिप्त जानकारी हम देते हैं आपको। 1 अगस्त को देश भर में पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। यह दिन ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून के अधिनियम जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के अनुसार राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया। इस कानून ने ट्रिपल तलाक की सामाजिक बुराई को अपराध बना दिया। यह कानून मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक बुराई की बेड़ियों से मुक्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अपना अगला क्वेश्चन है तीसरा, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला PV सिंधु थी, जो अभी हाल ही में जीता है उन्होंने ओलंपिक में। PV सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में 1 रजत पदक जीता था। हाल ही में उन्होंने चीन की ही बिंग जियो को हराकर टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीता है। आज का अपना चौथा प्रश्न है, 4 अगस्त 2021 में नए महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में नियुक्त किया गया है। दीपक दास को अगस्त 2021 में नया महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने दीपक दास को भारत का नया लेखा महानियंत्रक CGA नियुक्त किया है। CGA वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। दीपक दास 25वें CGA हैं। वे 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा ICAS अधिकारी हैं। उन्होंने पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य किया था। वे भारतीय लेखा सेवा के प्रशिक्षण अकादमी, सरकारी लेखा वित्त संस्थान INGAF के निर्देशन भी रहे हैं। अपना अगला क्वेश्चन है 5वां, किस संस्थान ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर कोविड-19 से उबरने को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर एक अध्ययन किया है? तो इसका उत्तर है लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन LHHTM। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन LHHTM ने कोविड-19 से रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर अध्ययन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन के 3 शहरों बर्मिंघम,
लिसेस्टर लंदन में 2000 प्रतिभागियों पर क्लिनिक प्रशिक्षण किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन LHHTM ब्लूम्सबरी में एक सार्वजनिक शोध विश्वविद्यालय और लंदन विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और उष्णकटिबंधीय चिकित्सा में निर्दिष्ट करता है। इसकी स्थापना 1899 में पैट्रिक मेंशन ने की थी। अगला अपना पॉइंट रहेगा प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 3 अगस्त 2021 के मुख्य समाचार निम्नलिखित है। अब आगे नियमानुसार समाचार हैं तो आपको पढ़कर हम बता रहे हैं, आप ध्यान लगा के देखो और सुनो। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले करने के सक्षम है। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अध्ययन। संस्कृति मंत्रालय ने एक वेबसाइट बनाई है http://www.राष्ट्रगान.in पर राष्ट्रगान गाते हुए अपने वीडियो अपलोड करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया है इसमें। अगला है राष्ट्रपति ने चेन्नई में मद्रास विधान परिषद के शताब्दी समारोह को चिन्हित करने के लिए समारोह में भाग लिया। अगला पॉइंट है AICTE अद्वितीय उपकरण प्रदर्शित करता है। अंग्रेजी भाषा की सामग्री का 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में सलाहकार अमरजीत सिन्हा ने दिया इस्तीफा। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ई-रूपी जो लॉन्च किया है अभी भारत सरकार ने, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट ई-रूपी लॉन्च किया गया है और यह किया गया है 2 अगस्त को। 2 अगस्त 2021 को ई-रूपी लागू किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। पारदर्शी और रिश्वत मुक्त विवरण में सहायता करके प्रत्यक्ष लाभ वितरण को मजबूत करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। ई-रूपी एक QR कोड SMS स्ट्रिंग आधारित ई-वाउचर है जो लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। आर्थिक करंट अफेयर्स, अगला टॉपिक है आर्थिक करंट अफेयर्स। संसद ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 पारित किया गया। अर्थशास्त्री जगदीश भगवती सी रंगराजन को इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी TIS ट्रस्ट द्वारा प्रो CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक CGM से सम्मानित किया गया। भारत ने जुलाई 2021 में अब तक का सबसे अधिक मासिक माल निर्यात $35.17 बिलियन दर्ज किया गया। स्टार्टअप और MSME को विशेष ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक ने IIT बॉम्बे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अपना अगला टॉपिक है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 524 अरब अमेरिकी डॉलर के राजस्व के साथ अमेरिका के वॉलमार्ट शीर्ष पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 63 अरब अमेरिकी डॉलर राजस्व के साथ 155वें स्थान पर सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय कंपनी है। सूची में 7 भारतीय कंपनियां हैं। RIL, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तेल प्राकृतिक गैस निगम, राजेश एक्सपोर्ट, टाटा मोटर्स, भारत के पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL आदि इसमें शामिल है। अगला अपना टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक। बैडमिंटन, डेनमार्क को विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता। चीन की चेन यू फेई ने महिला एकल में स्वर्ण पदक जीता। अपना अगला टॉपिक रहेगा पिंगली वेंकैया कौन थे, तो आपको बता दें पिंगली वेंकैया अपना जो भारतीय राष्ट्र ध्वज है उनके वास्तुकार है, उनके डिजाइनर है। पिंगली वेंकैया की जयंती के अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वर्ष 2021 में पिंगली वेंकैया की 145वीं वर्षगांठ है। मुख्य बिंदु
पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन के वास्तुकार थे। भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया की डिजाइन से प्रेरित हैं। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से भारत को विशिष्ट पहचान दी है। राष्ट्रीय ध्वज का महत्व क्या है वो देख लीजिए। किसी भी देश की पहचान उसके अद्वितीय ध्वज, प्रतीक और गान से होती है। बिल्कुल राइट। झंडा एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज इसके मूल्यों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। शीर्ष पर केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि नीचे हरा रंग उर्वरता, विकास और भूमि की शुद्धता का प्रतीक है। अशोक चक्र की 100 तीलियां इस बात का प्रतीक है कि गति में ही जीवन है। पिंगली वेंकैया कौन है, इसके बारे में आप देख लो। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म 1876 में हुआ। उनका जन्म और पालन पोषण आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ। हनुमंत रायडू उनके पिता थे। उन्होंने मद्रास में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वे एक गांधीवादी, कृषक, शिक्षाविद, भाषाविद, भूविज्ञानी, लेखक थे। पिंगली के झंडे का डिजाइन। उन्होंने स्वराज ध्वज नामक एक ध्वज डिजाइन किया। इसमें भारत के 2 प्रमुख समुदाय हिंदू और मुस्लिम के प्रतीक के लिए लाल और हरे रंग की पट्टियां शामिल थी। उनकी डिजाइन ने भारत और उसके लोगों को पहचान प्रदान की थी। ध्वज ने उस समय लोगों में स्वतंत्रता की भावना को एकजुट करने में मदद की। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा सुझाए गए चरखा डिजाइन के साथ एक सफ़ेद रंग की पट्टी जोड़ी। सफ़ेद रंग की शांति और भारत में रहने वाले बाकी समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सर का राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक है। भुवनेश्वर बना कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला पहला शहर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है जिसने अपने लोगों को कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल किया है। इसके अतिरिक्त लगभग 1 लाख प्रवासी कामगारों को भी राजधानी शहर में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। इसके मुख्य बिंदु। भुवनेश्वर नगर निगम ने 31 जुलाई 2021 तक विशेष समय सीमा के भीतर टीकाकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए मानक निर्धारित किए थे। टीका लगाने वालों में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 9 लाख लोग शामिल हैं। ओडिशा सरकार ने प्रतिदिन कुल 3.5 लाख लोगों का टीकाकरण करने के लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए थे। टीकाकरण के लिए पंजीकरण कैसे करवाएं? कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण कोविन पोर्टल www.cowin.gov.in और आरोग्य सेतु ऐप पर किया जा सकता है। पंजीकरण करने के बाद व्यक्ति वैक्सीन का स्थान और समय चुनना पड़ता है। ये जो कोरोना का टीका रजिस्ट्रेशन करने वाला पोर्टल है, ये सवाल आ सकता है परीक्षा में करंट अफेयर के लिए, तो इसमें कोविन आपको ऑप्शन करना है। तो इसकी वेबसाइट का URL आपको पूछा जा सकता है, तो आप https://www.cowin.gov.in सही कर दोगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले टीके। भारत में मुख्यतः जो टीके इस्तेमाल किए जाते हैं उसका बताया है। एक तो है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक सरकारी समर्थित टीका है। इसकी प्रभाविता दर 81% है। कोवैक्सीन का चरण 3 परीक्षणों में 27,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। कोवैक्सीन 2 खुराक में दिया जाता है। खुराक के बीच का समय अंतराल 4 सप्ताह है। कोवैक्सीन को कोविड-19 वायरस से तैयार किया गया है। अब है कोविशील्ड। कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित है। स्थानीय रूप से कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया जा रहा है। यह चिंपांजी के
एडेनोवायरस नामक एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमज़ोर संस्करण से तैयार किया गया है। तो कोविड-19 वायरस की तरह दिखने के लिए वायरस से संशोधित किया गया। यह 2 खुराक में लगाया जाता है। स्पुतनिक वी, इसे मॉस्को में गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। ये 2 खुराक वाला टीका है। हालांकि हाल ही में रूस में स्पुतनिक वी के एकल खुराक टीके उत्पादन किया गया है। इसे स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज कहा जाता है। भारत केवल डबल खुराक स्पुतनिक वी का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि कोविशील्ड एक कमज़ोर सामान्य एडेनोवायरस से बनाया गया है जो चिंपैंजी को प्रभावित करता है। स्पुतनिक वी को विभिन्न मानव एडेनोवायरस का उपयोग करके बनाया गया है। अगला अपना टॉपिक है वो है बेरोजगारी के कारण आत्महत्या पर एनसीआरबी ने डाटा जारी किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2019 तक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष में आपको बता दें, एनसीआरबी के अनुसार 2019 में बेरोजगारी के कारण 2851 लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई है। यह आंकड़ा 2016 में 2259 आत्महत्या से बढ़ गया है। कर्नाटक ने 2019 में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की सबसे बड़ी संख्या 553 दर्ज की है। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में 452 मामले, तमिलनाडु में 251 मामले हैं। कोविड-19 ने बेरोजगारी में वृद्धि की है। एनसीआरबी ने यह रिपोर्ट कोविड-19 के देश में आने वाले पहले आंकड़ों से संबंधित है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुख्य कार्यकारी अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच 10 मिलियन से अधिक भारतीयों ने अपनी नौकरी खो दी है। महामारी के कारण घरों की आय में भी 97% की गिरावट आई है। बच्चों में आत्महत्या, एनसीआरबी के आंकड़ों से यह पता चला है कि 2017 से 2019 के बीच 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के 24,000 से अधिक बच्चों ने आत्महत्या की है। परीक्षा में फेल होने के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या 4,000 है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी भारतीय दंड संहिता और विशेष व स्थानीय कानूनों के अनुसार अपराध डेटा एकत्र और विश्लेषण करने के लिए एक भारतीय सरकारी एजेंसी है। इसकी स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों की सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। इस एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। IPS रामफल पंवार एनसीआरबी के वर्तमान निर्देशक है। अगला अपना टॉपिक रहेगा IMF ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए $750 अरब की दी मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट निपटने में देशों की मदद करने के लिए $750 बिलियन की मंजूरी दी है। इसके मुख्य बिंदु, विशेष आहरण अधिकार कहे जाने वाले इन आरक्षित परिसंपत्तियों ने 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद पहली बार बनाया गया है, जबकि $250 बिलियन जारी किए गए थे। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता बढ़ावा देने में मदद करेगा। SDR आवंटन 23 अगस्त 2021 से प्रभावी होगा। SDR आवंटन से सभी सदस्यों को लाभ होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। अब हम इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। 1 वर्ष से अधिक समय से धनराशि आवंटन करने की योजना पर विचार किया जा रहा था। हालांकि शुरुआत में इसमें देरी हुई जब अमेरिका IMF के सबसे बड़े शेयरधारक ने इसे 2020 की शुरुआत में यह कहते हुए रोक दिया कि यह फंड उन देशों को नहीं मिलेगा जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। IMF द्वारा भंडार कैसे आवंटित किया जाता है? IMF के सभी 190 सदस्य और उसके कोटे के अनुपात रिजर्व आवंटित किए जाते हैं। भंडार का 70 से
सब 70% से भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के समूह को आवंटित किया जाता है, जबकि 3% से कम आय वाले देशों को आवंटित किया जाता है। 58% उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को चला जाता है। इस प्रकार 750 अरब डॉलर में से 21 अरब डॉलर कम आय वाले देशों में जाएंगे, जबकि 212 अरब डॉलर अन्य उभरते बाजार और विकासशील देशों में जाएंगे। अपना अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लाएंगे, तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कंट्रोल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नया वीडियो आप तक आ सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।